Good evening, my friends. Welcome to my YouTube channel RG Chemistry. Today, I am going to share my experience about the GSI mains exam preparation. Hope that this video will be very much helpful for your exam preparation. GSI exam mains exam will be conducted in the next month. So already you have started and thoroughly studied all the topics. Still, I am giving some basic information how to obtain good marks, how to clear the examination. So there are some important points. So GSI मेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं वो 3 पेपर में होते हैं. तो पेपर 1 जो है तो इनऑर्गेनिक है 200 मार्क्स का, पेपर 2 है फिजिकल है 200 मार्क्स का, एंड पेपर 3 जो है वो ऑर्गेनिक और एनालिटिकल बोथ आर 100 मार्क्स. आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल आर डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड 3 आवर ड्यूरेशन पे होगा ये. मतलब सैटरडे संडे जनरली एग्ज़ाम रहता है, तो सैटरडे आपको सुबह आपको एग्ज़ाम रहेगा और सैटरडे को सुबह एग्ज़ाम रहेगा. उसके बाद लंच के बाद 2-3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा 2 से 5 बजे, और उसके बाद आपको अगले दिन सुबह 9 से 12 बजे. तो ये 3 पेपर रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा. तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा. आपको तो जो टॉपिक्स है वो तो आपने अच्छी से पढ़ा होगा, लेकिन सम ट्रिक्स है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए को क्या क्या मेंस में अच्छी मार्क्स लेने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा. तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल दोज हु हैव appeared in the prelims and get qualified in the mains examination. Those who are unable to clear the exam, don't be panic, try your level best, work hard. Next year you will definitely qualified. So let's begin. Now first point is bonding and periodic table. तो बॉन्डिंग का आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये लगभग आपको जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आती है, 5 to 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आती है, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा आपका. जैसे इसमें आपको क्या अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा. जो एटॉमिक मास है 1 to 30, ये आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना पड़ेगा. 1 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से. सपोज आपको किसी ने पूछा कि क्रोमियम 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपको बोलना पड़ेगा. तो आपको ये बोलना पड़ेगा हाँ क्रोमियम 2 है मेरा 3d4 है, आर्गन 3d4, क्रोमियम है आपका 3d5 ये 3d4 होगा. तो आपको बोलना पड़ेगा. और वो जो है पीरियडिक टेबल में आपको आयरन को, ये मेटल ट्रायड है, जो आपको इसका जो वेरिएशन ऑफ होता है कि लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, आपको जो केमिकल बिहेवियर ये आपको याद रखना पड़ेगा. फिर आयरन कोबाल्ट निकेल रुथियम रोडियम पैलाडियम ऑस्मियम ये आपको याद रखना पड़ेगा. उसके बाद आपको सपोज मान लीजिए आ गया आपका क्वेश्चन आ गया कि Fe आयरन कौन सा ऑक्सीजन स्टेट में मोस्ट स्टेबल है. तो आयरन इज उसका 2 ही ऑक्सीजन स्टेट रहेगा, Fe2+ फेरस एंड फेरिक. तो फेरस जो है Fe2+ है वो 3d6 होगा और Fe+3 जो है 3d5. तो आपको ये d5 है तो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये हाफ फील्ड होता है. तो ये आपका मोस्ट स्टेबल रहेगा. तो आपको ये ऐसे आंसर आना चाहिए. तो आपको लिखना कैसे है, तो आपको रहेगा क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स का. तो आपको लिखना भी ऐसा है कि +2 का आप पहले इसका, ये अगर ये क्वेश्चन आता आपको तो आप पहले इसका दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कीजिए. अब उसके बाद आप लिख लीजिए इसमें कि इसका ये 3d5 है और ये 3d6 है. तो इसके जो 3d5 एंड 3d6 के भीतर जो है कि 3d5 है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये फुल फील्ड. तो हाफ फील्ड जब होता है तो उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से ये स्टेबल है. तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसके अंदर जो पीरियोडिक वेरिएशन है ये आपको नोट, ये क्वेश्चन आती है कि कॉपर से सिल्वर में जब आपको जब मूव करेंगे तो उसमें दिखा जाएगा कि कॉपर से सिल्वर में आपको साइज थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब सिल्वर से गोल्ड में जा रहा है
तो साइज डिक्रीज हो रहा है इवन, तो क्यों? क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कि ये फर्स्ट लैंथेनम सीरीज में दिखा गया था जब हम 4f ऑर्बिटल का जो आती है, जब 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होती है, उसमें जो होती है कि उसका एफ ऑर्बिटल है वो डिफ्यूज्ड इन नेचर है, वो पूरी तरह से न्यूक्लियर चार्ज को कवर नहीं करने है, तो न्यूक्लियस इजीली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सीन कर पाती है। तो उसी वजह से क्या होता है कि जो हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसकी ऊपर आती है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद और एक जो क्वेश्चन आती है कि ये मान लीजिए आया डिस्कस द वेरिएशन ऑफ साइज, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो आपको ये बोलना पड़ेगा इसका मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? आपको पहले लिखना पड़ेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन कि ये 2p ऑर्बिटल है, इसका आउटर मोस्ट 3p है, इसका 4p 5p, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एज वी नो दैट एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस the distance from the nucleus to the outermost electron increases. As a whole, the interelectronic from the nucleus to outer electron attraction decreases. So ये साइज तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और भी अच्छे से पढ़ना का, आपको भेसपात थ्योरी, VBT है, एमओ थ्योरी है, आपका स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करना पड़ेगा भेसपात थ्योरी से। आपको भेसपात अच्छी से पढ़ना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन कभी ना कभी आ ही जाती है कि H2O is liquid but H2S is gas. Why? तो ये आपको लिखना पड़ेगा क्यों होता है ये, क्योंकि H2 में आपको लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन है आपका स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर मॉलिक्यूल, तो ह्यूज नंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, so that's why molecular weight also increases. So high energy is required to separate the molecules from each other, that's why this boiling point is high. But H2 sulfur is larger in size, less electronegative, unable to form hydrogen bonding, that's why it exists as a discrete molecule. So small energy is required to separate this, so that's why it's a gas. Room temperature, this is gas. ठीक है। अब आपको आएगा यहाँ पर ये सल्फी आ गया, तो अब इसके बाद आएगा आपको भेसपात थ्योरी से, मान लीजिए 3 स्ट्रक्चर दे दिया, आपको बोलना पड़ेगा कौन सा इसमें से टेट्राहेड्रल है, आप बताइए। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबको पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर आपको भेसपात थ्योरी अप्लाई करना पड़ेगा सबके ऊपर, कि इसका सेंट्रल एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन O4 माइनस है, इस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना आ रहा है, इसका है 7 + 2 + 1/2, ऐसे आपको 7 + 1 + 2/2 ऐसे आपको आएगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 5 हो गया, तो 5 मतलब टेट्राहेड्रल है नहीं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन कभी कभी, जैसे सपोज मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया कि कॉपर इज कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल बट जिंक इज नॉट, वाई? बिकॉज कॉपर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेक्ट 3d10 कॉपर +1 जो है इसका 3d10 है, कॉपर 2+, तो ट्रांजिशन मेटल हम उसी को बोलते हैं जिसका होता है कि ग्राउंड स्टेट और कोई एक एक्साइटेड स्टेट में 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका मतलब अनफिल्ड d ऑर्बिटल आपको होना चाहिए। तो कॉपर 2 में देखिए अनफिल्ड d ऑर्बिटल है, तो कॉपर इज ए ट्रांजिशन मेटल। जिंक का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है आपका, ये जिंक का है आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो जिंक जो है इसका 3d10 ऑर्बिटल है इसका, तो 3d10 में जो फील्ड है तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा नहीं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आंसर को 2D पॉइंट में लिखना पड़ेगा। अब जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आपको स्लेटर्स रूल भी पढ़ना पड़ेगा। स्लेटर्स रूल्स में आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालना पड़ेगा। कैसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे इसको, जैसे यहाँ पर सवाल आएगा आपको वैनेडियम जो है वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। जब हम वैनेडियम 2+ करोगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाएगा और ना d ऑर्बिटल, तो
ये कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा यही आपको स्लेटर्स रूल बताएगा। तो आपको वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलना चाहिए। तो मैं बोलूँगा ये जो बॉन्डिंग है और जो पीरियोडिक टेबल है ये आप आरपी सरकार से फॉलो कर सकते हो, और आरएल दत्तो भी इसके लिए पार्ट वन ये अच्छा है, अच्छा किताब है, आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों राइटर अच्छा है। अब नेक्स्ट जो आती है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जो आती है कि प्रिमिटिव सेल, नॉन प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एफसीसी, बीसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन, यहाँ पर परसेंटेज कवरेज और पैकिंग फ्रैक्शन ये आपको याद करना पड़ेगा, पैकिंग फ्रैक्शन ये याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वॉइड परसेंट कितना है आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि ए सॉलिड क्रिस्टलाइजेज बीसीसी लैटिस, तो आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपको कितना है, तो बीसीसी में कितना है 2 होता है। तो वो डायग्राम आप ऐसे ये डायग्राम नोट करके उसमें हरे कॉर्नर में क्यूब रख के इसका बीच पे है 0, तो कंट्रीब्यूशन है 18 × 8 + 1, तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन आती है। तो बीसीसी लैटिस में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है कि 52% होते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको सारा यहाँ से क्वेश्चन आती है। उसके बाद जो आती है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ से जो क्वेश्चन आती है आपको, मान लीजिए आपको सवाल पूछा गया कि एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया आपको, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आती है। ब्रैग्स इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आती है, क्योंकि मान लीजिए कोई क्रिस्टल आपको दे दिया कि वो 1 1 1 ये लैटिस में आपको स्कैटरिंग हो रहा है, तो और 2 0 0 में हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2 1 2 में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आपको एक जो सिलेक्शन रूल नहीं सॉरी, ये जो ब्रैग्स इक्वेशन का जो आपका फंडामेंट है कि यहाँ से आती है। अगर आपको डिफ्रैक्शन होना है तो आपको सिंपल एससीसी लैटिस जो है उसके लिए कोई भी वैल्यू चलेगा, इधर ऑड और इवन कोई भी वैल्यू से चलेगा। तो और बीसीसी लैटिस के लिए क्राइटेरिया होता है, एफसीसी लैटिस के लिए क्राइटेरिया होता है कि किसी में आपको ऑड इवन चाहिए, किसी का समेशन चाहिए ऑड प्लस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आती है अब हमारे पास। तो आप इसके लिए आप AK दास फॉलो कर सकते हैं और RL दत्तो, ये दोनों बुक अच्छा है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आपको दे दिया NaCl का स्ट्रक्चर क्या है, CSBr का स्ट्रक्चर क्या है, अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको ये फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, र्यूटाइल एंटी र्यूटाइल स्ट्रक्चर होती है, क्या होता है। उसके बाद होता है कि एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ये स्टार इधर करके मैं इधर से मैं इधर कर दिया इसको, ये इधर जो है आपको क्रिस्टल डिफेक्ट्स यहाँ से क्वेश्चन आपको आती है। क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होती है, N टाइप, C टाइप, N टाइप, P टाइप सेमीकंडक्टर जो होती है, वैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बैंड जो भी होता है यहाँ आती है। उसके बाद आपको आती है रेडॉक्स। तो आपको सारे चीज़ आपको लिखने के लिए कौन सा ही जो है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई रेडॉक्स से क्वेश्चन आएगा आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉन्प्रोपोर्शनेशन, ये रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा, 2-3 रिएक्शन दे देगा, इसमें आपको नेचर ऑफ रिएक्शन कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखना भी पड़ेगा, क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल रहे हैं ना हम लोग। जो डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है कि जो क्राइटेरिया होते हैं कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट, एक हायर एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एलिमेंट रहता है, जब वो मिडिल ऑक्सीजन स्टेट में पहुंच जाते हैं, उसके इन दोनों के भीतर जो ऑक्सीजन स्टेट होगा कोई एक स्टेट में पहुंचेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। लैटिमर डायग्राम आपको आना चाहिए, ये कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई रिएक्शन दे दिया आपको, जिंक का जिंक, ये दोनों हाफ सेल दे दी, इन दोनों का क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं हम लोग, हाफ सेल, ठीक है, ये दोनों। तो हाफ सेल दोनों मिला करके एक कंप्लीट सेल होता है।
तो ये हाफ सेल का जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा, तो वो हमसे डेल जी वैल्यू से पता चलेगा। डेल जी इक्वल्स टू माइनस ए वी, इन दोनों रिएक्शन का आप कैलकुलेट कर लीजिए। जिंक से Zn+2 जो भी होगा E1 होगा, और कॉपर 2 तो ये उल्टा हो जाएगा, तो E1 माइनस E2 जीरो, इसका वैल्यू आ जाएगा इस सेल का, इस का, तो ये एक्चुअली आपका E0 वैल्यू है। तो E0 अगर ये होगा तो आप डेल जी कैलकुलेट कर लीजिए। रिएक्शन है हमारा डेल जी इक्वल्स टू माइनस NF माइनस RTLN के, ये log K का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है कि एक गलती होने का चांस रहते, ये 2.30 थी RT/F, ये वैल्यू इसका 0.059, दिस इज ट्रू ओनली, ये आप नोट मान लीजिए, इट इज़ ओनली ट्रू इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज T इक्वल्स टू 298। अगर आपको एग्जाम में कोई सवाल आया कि मान लीजिए T 303, तब ये इक्वेशन 0.05 ने अगर आपने अप्लाई किया तो आपका गलत हो जाएगा, तब आपको ये कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा। ये ऐसे, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके उपरांत आती है कि डेल एच एंड डेल एस कैलकुलेशन। वी नो दैट डेल जी इक्वल्स टू डेल एच मैंने फॉर थर्मोडाइनमिक्स, एंड डेल जी इक्वल्स टू डेल एच प्लस टी ऑफ डेल टी टी, ये भी एक इक्वेशन होती है डेल जी के साथ जो रिएक्शन होती है, इक्वेशन होती है। तो आप इसमें डेल जी का वैल्यू माइनस NF पुट करके डेल टी डिफरेंशिएट करके देख लीजिएगा, आपको डेल एच आ जाएगा। अब डेल एच आ गया, आपको डेल जी पता है, डेल एच पता है, तो आपको डेल एस भी पता है, तो यहाँ से आपको मैथ आती है। तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ये बात को, ये रेगुलर हर ईयर में एक एक क्वेश्चन आती है, तो आपको ये आना चाहिए। ये जो अभी आपको हमने बताया कौन प्रोपोर्शन और डिस्प्रो आपने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद जो है हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स, ये थ्योरी पढ़ना चाहिए आपको। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो ग्राफ होती है आपको ये पता है, तो पोटेंशियोमेट्री में क्या होता है हमारा कि E0 वैल्यू का चेंज होता है। एट फर्स्ट E0 increases slowly, but at the end point equivalence पर there is sudden jump from E0 value. So that's why this stiffness, इसको तो आपको डायग्राम दे दिया, आपको बोलना पड़ेगा कि कौन सा है आपका E0 वैल्यू, कहाँ चेंज, कौन सा एंड पॉइंट है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये बात। अब हमने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा है कि मोर्सल एस्टिमेशन डाइक्रोमेट BD, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है हमारा, ये हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन है, ठीक है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं इसमें कि हम फॉस्फोरिक एसिड का रोल क्या है और फ्लोराइड कोई भी एक डाल देते हैं, बफर सॉल्यूशन होता है ये डाल देते हैं। क्यों, इसका रोल क्या है, क्योंकि आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया आपको, तो आपको कैसे अप्रोच करोगे, क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखिए नॉलेज तो सबके पास होती है, सब लोगों ने नॉलेज है, पढ़ा है सब लोगों ने, लेकिन आपको रिप्रेजेंट एग्जाम हॉल में आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको तो क्या आपको H3PO4 क्यों हमने ऐड किया, क्योंकि H3 इसमें H3PO3 कर दिया, ये H3PO4 जो किया हमने, ये क्या करेगा, आयरन 3+ है, आयरन 2+ है, तो ये कॉम्प्लेक्स करेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये दोनों का पोटेंशियल ये है, और हमारा जो इंडिकेटर है इसका भी पोटेंशियल 0.77 के पास ही है। तो हमने अगर डायरेक्ट ऐड कर दिया डाइक्रोमेट, तो क्या करेगा, वो इंडिकेटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हमें एंड पॉइंट तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वो हमारा एरर आ गया। एक्चुअली हमारा पर्पस है एट फर्स्ट द suitable choice of indicator is very much important. The suitable indicator will be such that the end point there will be only a sudden change, and a small amount, one drop is added, so sudden change in color, sudden change in potential at the end point, that is called redox titration. तो आपको जो है फॉस्फोरिक एसिड का, तो आपने अगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं ऐड किया तो आपका इंडिकेटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आपको एरर आ गया। तो ये एरर को आपको कम करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड देना पड़ेगा, तो ये FeHPO4+ करेगा। उसके बाद ये फॉर्मल पोटेंशियल जो है ये आपका लोअर हो जाएगा। ये एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 0.6, ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। आप जितना इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर पाओगे छोटी छोटी चीज़ को, आप अगर ये लिख कर आ सकते हो, अगर याद नहीं है तो मत लिखो, लेकिन अगर आपके पास याद हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू याद है, तो आप लिख आओगे, तो ये एग्जामिनर के भी माइंड पे रहेगा कि नहीं ये लड़का या ये लड़की ने जिसने भी जिसका कॉपी है, इन्होंने
अच्छे से किताब को पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये आप उनके मन में आपके प्रति एक गुड इम्प्रेशन रहेगा। तो ट्राई कीजिए कि आपको कम से कम लैंग्वेज में मैंने कॉन्साइज वे में लिखने की, ज़्यादा लिखने में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा ऐसा कभी मत सोचिए। तो ईट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्गर रिडक्टेंट। देन इसका जब हो जाएगा ये 0.61, तो ये अब इंडिकेटर तो हमारा है, इंडिकेटर तो जो है हमारा वो अभी भी 0.775 के आसपास, इसके आसपास है, वोल्ट के आसपास। तो इंडिकेटर अभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब क्या करेगा, एट फर्स्ट आयरन ऑक्सीडाइज होगा। व्हेन ऑल द आयरन गेट ऑक्सीडाइज देन Fe+2 गेट ऑक्सीडाइज Fe+3। तो आपको ये इंडिकेटर का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। VDS का जो ब्लू वायलेट कलर होता है, जो उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, तो वो तो ये जो रेडॉक्स चैप्टर है ये आपको RL दत्तो पार्ट 1 से आपको मिल जाएगा। अच्छी है वो किताब, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो सबके लिए आसानी होगा, आपको मिल जाएगा। अब ये आ गया आपका एसिड बेस। तो एसिड बेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। एसिड बेस में तो देखिए आप लोगों ने आर्हेनियस, लुईस बेसिक एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी, ये सब तो आपने पढ़े लिया है आपने। तो उसके बाद मेन जो क्वेश्चन आती है यहाँ से सेप प्रिंसिपल से, यहाँ से जो क्वेश्चन आती है, सपोज मान लीजिए आपको याद करना पड़ेगा कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है, क्योंकि हार्ड एसिड हार्ड बेस रिएक्ट होता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। तो हार्ड इंटरेक्शन इज ए आयोनिक इंटरेक्शन, सॉफ्ट इंटरेक्शन कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस इज ए स्टेबल एंड सॉफ्ट ऑल्सो स्टेबल। इसलिए हमारे नेचर में भी जब हम निकेल देखते हैं, आपको निकेल ये क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि निकेल सल्फाइड और व्हिच वन इज मोर स्टेबल, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फाइड, व्हिच वन इज मोर स्टेबल। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा आपका मोर स्टेबल है। तो आपको तो ये आपको मान लीजिए, और एक जो स्ट्रक्चर में आपको अगर लिखता हूँ कि BeH4 2- प्लस HgF4 2-, तो व्हाट इज़ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने दिया। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका कि ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो आपको इसका अप्रोच कैसे करना है। अगर ये क्वेश्चन आया कि व्हिच वन इज स्टेबल, ये आया व्हिच वन इज स्टेबल, व्हिच वन इज स्टेबल, तो आपको कैसे लिखना है कि ये लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम इज ए कैटायन, इज ए स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिफिकल्ट टू पोलराइज, सो हार्ड एसिड। So oxygen also a small size, higher electronegative, difficult to polarize. तो hard base, तो hard acid hard base interaction is stable, आयनिक इंट्रैक्शन स्टेबल, तो हार्ड फॉर्मेशन होते हैं। तेमनी वैसे ही निकेल के लिए भी वैसा ही है, निकेल सल्फाइड क्यू सॉफ्ट इंटर, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें भी देखिए ये बेरिलियम है जो है +2 है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है और ये हार्ड है। तो आपको क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा एक्चुअली एक्सचेंज हो जाएगा, BF4 2- प्लस HgH4 2-। यहाँ पर देखिए हार्ड सॉफ्ट। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपने पता सब कुछ है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में एग्जामिनर को समझाना है कि आप लोगों को ये सोचना होगा कि एग्जामिनर को हमें कैसे समझाना है। एग्जामिनर को आपको लिख कर आना है, एग्जामिनर की समझ पाए, अच्छा ये क्या बोलना चाह रहे, एग्जामिनर को क्लियर आइडिया आ जाए। ठीक है, तो वेरिएशन एसिड बेस विथ ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको आया, तो आप किसको कैसे अप्रोच करोगे। आप इसको लिखना पड़ेगा कि ऑल आर ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सीजन स्टेट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप, नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, तो सेंट्रल आयन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजेस। तो इसका जो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका 3 ऑक्सो ग्रुप है, इसका 2 ऑक्सो ग्रुप है, इसका है 1 ऑक्सो ग्रुप। तो 1 ऑक्सो ग्रुप आप देखिए एक OH को खींच रहा है, एक यहाँ पर 2 ऑक्सो ग्रुप खींच रहा है, यहाँ पर 3 ऑक्सो ग्रुप खींच रहा है। तो कौन से आप कोई भी एसिड या बेस का जो OH बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है एसिड का, तो डिपेंड करते का OH का जो बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन के ऊपर OH बॉन्ड का डेंसिटी ज़्यादा है
तो वो इजीली ब्रेक नहीं करेगा, तो मतलब एसिड नहीं है, वो वीक एसिड। और अगर इजीली ब्रेक कर गया H+ डिसोसिएट हो गया तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें देखिए आप 3 ऑक्सीजन, एक OH को ले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है, और इसका 2 एक OH को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है। तो इसका मतलब दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग OH, तो दिस इज मोर एसिड। तो इसको ऐसे आपको लिख कर आना है पूरा। ये भी जैसे क्वेश्चन एक बार आया था, व्हिच वन इज मोर एसिडिक, BF3, BCl3 एंड BBr3, व्हिच वन इज मोर एसिडिक। तो आपको देखना पड़ेगा इसको, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है जो आपको लुईस एसिड, ये आपका लेस है, इसके बाद ये, तो इसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि BF बॉन्ड है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने दिखा दिया, ये है आपका माइनस प्लस, इसका रेजोनेंस जो 3 स्ट्रक्चर आपका होगा, ये आपका जो 3 स्ट्रक्चर होगा आपको दिख, तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एक्चुअली है 2p ओवरलैप, BCl में 2p3p, BBr में 2p4p ओवरलैप। तो 2p मोर स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका देखिए ऑक्टेट फिलअप हो गया, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये भी आपको मिल जाएगा, RP शॉर्टकट से आप पढ़ सकते हैं, RP शॉर्टकट भी सही है, और AK10 भी अच्छा है इसके लिए, AK10 का भी बुक अच्छा है इसके लिए। ऑर्गेनोमेटेलिक से उसके बाद, ऑर्गेनोमेटेलिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो है आपका आएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक के बाद जो है उसके बाद आएगा आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आपको जो एक क्वेश्चन आती है कि 8 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेशन, आपको 4 स्ट्रक्चर या कुछ भी स्ट्रक्चर दे देगा, इसको बोलना पड़ेगा कि इसका कौन सा स्टेबल है। स्टेबल है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, नहीं है मतलब नहीं फॉलो कर रहे। तो ये जैसे मान लीजिए 3 स्ट्रक्चर दिया, कौन सा स्टेबल है, तो ये देखिए इसका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट CO+2 स्टेज में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और 6 2 12, तो 19, तो ये दोनों 18 है, तो मतलब ये दोनों स्टेबल है, और ये दोनों है 19। यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन और जनरेट हो जाता है यहाँ पर कि व्हिच वन इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। देखिए ये हुई एमोंग द 3 1, ये 2 नंबर और ये है 3 नंबर, इसमें से आपको पता करना पड़ेगा कि व्हिच वन इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू हायर ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन ये आपको देखना पड़ेगा तुम्हारा। तो ये कौन सा इजीली ऑक्सीडाइज्ड होगा कि ये 19 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इजीली ऑक्सीडाइज होगा, 18 इलेक्ट्रॉन में होना के लिए कोशिश करेगा, लेकिन इन दोनों का तो ऑलरेडी 18 है, क्या ये करेगा क्या ऑक्सीडाइज? नहीं होगा। इसके बाद है आपका जो है नंबर ऑफ MMM बॉन्ड, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिएक्टिव एलिमिनेशन। ये इससे भी क्वेश्चन आती है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन कब होते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है कि मेटल का कोऑर्डिनेटली आपका मेटल लोअर ऑक्सीजन स्टेट में होना चाहिए, मेटल में D8 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उसका, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ +2 स्टेट विल बी इंक्रीज्ड आफ्टर ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, मेटल विल बी कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड। तो ये जो क्राइटेरिया है आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ा। और कैलकुलेशन ऑफ MM बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड इन Re2Cl8, इसमें डेल्टा बॉन्ड कम फॉर्मेशन होती है। उसके बाद CFAC जो है, LFAC लिगैंड फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड, सपोज आपको दे दिया T2G6, ये हाई स्पिन है, हाई स्पिन, ठीक है, T2G स्पिन है आपका हाई स्पिन, इसका मान लीजिए आपको बोला गया CFAC कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्पाइनल, अगर आप CFAC अच्छे से सीख लिया तो अपने स्पाइनल, इन्वर्स स्पाइनल भी आपको आएगा। स्पेक्ट्रल बिहेवियर है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन है, लापोटे स्पिन है। सपोज आपको सवाल आया कि मैंगनीज 2+ इस पेल लाइट एकदम है, लाइट इन कलर, वाई मैंगनीज +2, बिकॉज इसका जो D5 सिस्टम है आपको स्पिन, ये लापोटे एंड स्पिन बोथ फॉरबिडन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोबाल्ट 2 इजीली कोबाल्ट 3 में ऑक्सीडाइज होता है, बट निकेल +2 क्यों नहीं? क्योंकि कोबाल्ट 2 का जो कोबाल्ट 3 होगा, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, OSAC ऑक्टाहेड्रल
साइट सिलेक्शन एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल साइट सिलेक्शन, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डी कंडीशन कितना होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर क्या होता है कि ये जैसे होता है कि क्रोमियम 2+, इसका क्या है येलो कलर, क्यू वाई, MnO4-, ये होता है आपका पर्पल कलर, वाई। तो ये आपको चार्ज ट्रांसफ़र का जो रूल होता है, तो इसके लिए क्या होता है एक्चुअली LMCT होता है, क्योंकि लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है। और अगर मैंने Fe BPY 3 2+ ये जो लिया, इससे क्या होगा आपका MLCT होगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। और एक होता है कि MMCT, मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल सिटी चार्ज ट्रांसफर। तो ये कब होगा, तो ये आपको आना चाहिए, ये पूरी तरह से आपको आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन और लेंथ में कब यान टेलर डिस्टॉर्शन होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब रहेगा, कंट्रीब्यूशन कब आती है, उसका जो 3 फैसेट्स होते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का कब आएगा। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कोई T2G4 है लो स्पिन पे, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका, इसकी ये आपका बैरी सेंटर हो गया, बैरी सेंटर लो स्पिन में, ये एक्चुअली होगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखिए ये इधर भी जा सकते हैं, तो इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ये म्यू ऑब्जर्व ग्रेटर देन म्यू स्पिन ओनली। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा कि किसी में मान लीजिए D4 अगर आपने देखा, तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद होता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कोई कोई क्वेश्चन आती है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि पोजीशन लेकर, सपोज मान लीजिए कोई एक है वो सपोज आपको बोला गया कि OH- का जो पोजीशन है वो क्योंकि OH- है वीकर, OH- है आपका वीकर फील्ड लिगेंड देन वाटर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सिग्मा प्लस पाई दोनों बॉन्डिंग होता है। और इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें आपका लोन पेयर कितना है, 3 हो गया ये आपका, और इसमें वाटर में 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मेटल को देगा, तो मतलब मेटल का पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। तो मेटल का पॉजिटिव चार्ज अगर हो गया तो ये क्या करेगा साइज में, तो पॉजिटिव चार्ज अगर जब हो जाए तो इसका आपका फील्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, तो ये वीकर लिगेंड है ये आपको। उसके बाद होते हैं कि आइसोमरिज्म, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। आइसोमरिज्म जैसे होते हैं कि लिंकेज आइसोमरिज्म होता है, वेरियस टाइप का लिंकेज आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइसोमरिज्म से जो क्वेश्चन है कि याद आ रही है कि सपोज मान लीजिए आपको ये दे दिया NH3 Br2, सपोज मान लीजिए ये दे दिया, और एक दे दिया तो इसको आपने दे दिया बेरियम क्लोराइड, और इसको अब तो दे दिया सिल्वर नाइट्रेट। तो व्हाट हैपन, एक यहाँ पर भी व्हाट हैपन। तो इसमें क्या होगा कि तो दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का क्या है आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर, तो मेटल का जो डिस्पोजिशन है, मेटल का ये लिगेंड का जो डिस्पोजिशन है, लिगेंड का जो ओरिएंटेशन है तो दोनों अलग है। तो ये एक्चुअली कोवैलेंटली लिंकेड है, ये कोऑर्डिनेटली लिंकेड है, और ये आयनिक लिंकेज। तो ये प्रेसिपिट आ जाएगी, यहाँ पर बेरियम सल्फेट होगा और यहाँ पर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपको अच्छी तरह से टॉपिक को पढ़ के जाना है। और आप लोगों ने अच्छी से पढ़ाई तो सब लोगों ने किया है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। मुझे कॉन्जेस्ट वे में एक एक क्वेश्चन रहेगा, आपको एक एक पेज खाली रहेगा। सपोज मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है मैंने दिया OH- वीक फील्ड लिखा ना वाटर, तो ये क्वेश्चन हर आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, बुकलेट आएगा, उसके टॉप में ये पेज रहेगा, उसके बाद आपका फुल पेज खाली रहेगा।
नेक्स्ट पेज में। तो इतनी बड़ी पेज में आप लोगों ने अगर सोचा होगा कि मैं फुल पेज भर के कुछ भी लिख दूँ, तो ये ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको कॉन्साइज वे में, टू दी पॉइंट में, कम शब्दों में, जितना टू दी पॉइंट में अगर कुछ डायग्राम उसमें देना है, कुछ अगर स्ट्रक्चर ठीक से ड्रॉ करना है, तो ये आपको अच्छी से आना चाहिए। तो आप लोग इसको अच्छी से, और घर में आप हमेशा लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं और लिखने के टाइम दोनों में बहुत फ़र्क आ जाती है। तो आप लोग कोई भी चीज़ जब पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ने के टाइम में साथ में आप पेन पेपर रखिए, उसको डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट बना लीजिए। एक क्वेश्चन का 4-5 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट को आप थोड़ा राफ बना लीजिए, पॉइंट करें, तो उसको आप नोट करिए। उसको अब उसके बाद उसको आप अगर कुछ डायग्राम देना है, कुछ अगर उसमें कुछ स्ट्रक्चर उसको ड्रॉ करना है, कुछ करना है, तो आप उसको कीजिए। तो इसको अब लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों को अच्छा ही होगा। कोई इसमें क्वेश्चन इजी रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप दैट दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। तो थैंक यू।